नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आज के इस कैम्प्स के आईपीओ रिव्यू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कैम्प्स आईपीओ रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज हम पहले से क्लियर कर दें कि ये किधर खुलेगा, कितना खुलेगा, उस चीज पे हमने कभी भी कोई आईपीओ में डिस्कस नहीं किया है। ये जो रिव्यू होगा, आप अगर एक साल बाद सुनोगे तो भी हो सकता है ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करे कि आपको कैम्प्स का शेयर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से जो भी रिव्यू दिए जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी देख के दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपने हैप्पी माइंड का आईपीओ देखा, रूट मोबाइल का आईपीओ देखा, दोनों कैसे खुले? हाँ, लॉटरी, बढ़िया, मजा आ गया। हैप्पी माइंड ने हैप्पी किया, रूट मोबाइल ने प्रॉफिट की ओर आपका रूट कर दिया। सो गुड, हैप्पी। अब ये दोनों इतने अच्छे क्यों खुले? राइट, दोनों कंपनियां ग्रोइंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती थी। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है, चीज नंबर 1 हमें पहली चीज क्या देखनी है कि ये जो कंपनी है ये कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। अगर वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अगर उन इंडस्ट्री का धंधा हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ये जो कंपनी में आप आईपीओ में भर रहे हो, ये कंपनी को भी इंडस्ट्री ग्रोथ का फायदा मिलेगा और अब 10-15 साल में आपकी कंपनी को बड़ा होता हुआ देखोगे। राइट, अब अच्छा खुलने के पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं। राइट, कभी कंपनियां बहुत छोटी होती है, लोगों को नहीं मिली होती है, तो खुलते समय उन लोगों को लेना होता है। कम इक्विटी, ज्यादा डिमांड, बूम। राइट, लेकिन इससे 10-15 साल की व्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, ओवरऑल अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये रिव्यू आपको काम लग सकते हैं। जैसा हमने रूट मोबाइल के आईपीओ में भी बताया था कि इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये आने वाले जमाने की इंडस्ट्री है। राइट, हैप्पी माइंड आईटी इंडस्ट्री, आईटी आप जानते हो, इट्स अ टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कैम्प्स ग्रोइंग इंडस्ट्री कैसे? ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनी है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर एक चीज तय है कि ऐसी इंडस्ट्री की कंपनियों को ग्रोथ अच्छा मिलता है। ग्रोथ अच्छा हो, डेप्ट कम हो, तो कंपनियां फायदा प्रॉफिट में इसको उठा सकती है। दूसरा आया है केमिकल स्पेशलिटी। केमिकल स्पेशलिटी यानी स्पेशलिटी केमिकल की एक कंपनी। आप जानते हो स्पेशलिटी केमिकल भी इंडिया की एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। कई कंपनियां हैं अच्छी पीडीलाइट जैसी भी उसमें कंपनियां हैं। राइट, तो ऑलरेडी ये पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन ग्रोथ है तो देखो सब कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अब ये कंपनी है पीडीलाइट है, तय हमें करना है। राइट, हैप्पी माइंड है, टीसीएस है, एलटीआई, ये तय हमें करना है किसके साथ हम लॉन्ग टर्म रहे। राइट, अच्छा ग्रोथ है तो कैमकॉन भी अच्छा रह सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो पीडीलाइट की जगह नहीं ले सकता है। सीमार्क कंसल्टेंट, राइट, फाइनेंस की कंपनी। एवरेज ग्रोथ, एटम वाल्व्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। राइट, आप जानते हो कि वहां पे मंदी की इफेक्ट है। मुथुटो फाइनेंस और कोसामोटो फाइनेंस, ये दोनों डेप्ट आईपीओ है, इन पे भी ध्यान रखें। डेप्ट आईपीओ यानी क्या? जो कंपनियां आपको पार्टनर बनाती है, यानी आपको शेयर देती है, आप निवेश करते हो, शेयर देती है, कंपनियां प्रॉफिट करती है तो आपको फायदा होता है, वो इक्विटी आईपीओ। डेप्ट आईपीओ यानी आपको बोल दिया डालो लाख रुपया, हम आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे। राइट, तो डेप्ट इश्यू भी देखने चाहिए। डेप्ट इश्यू में ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये इतनी बड़ी कंपनियां नहीं है, नहीं तो गोल्ड फाइनेंस की कंपनियों का भावी बहुत अच्छा है इंडिया में। अगर यही आईपीओ हमें मन्नपुरम या मुथूट की ओर से होता तो हमें भरना चाहिए था। राइट, कितना बढ़ सकते हैं? 10 लाख की एफडी बैंक में पड़ी हुई है, 1-8 लाख यहां पे डाल सकते हैं। राइट, बैंक में 6.5-7% मिलता है, इधर 9-1% मिलेगा, बराबर की नहीं, पर पूरा पैसा नहीं डाल सकते। तो यही चीज हमें सोचनी है। इक्विटी डेब्ट दोनों आईपीओ की लाइन लगी हुई है। आइए दोस्तों, चलिए हम लोग चेक करें कौन सी कैम्प्स आईपीओ। एक भूल गया मैं, कौन सी? एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग का भी आईपीओ है दोस्तों। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाई ग्रोथ की इंडस्ट्री है, एवरेज इंडस्ट्री है। ये वर्षों से 7,500 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं है अभी इतना। राइट, लेकिन
इन्होंने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और टेक्नोलॉजी में आने के बाद ये लोग भी ग्रोथ करने लगे। बट स्टिल देयर आर सेवरल गुड कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए एंजल में क्यों रहूं जब मेरे पास यही इंडस्ट्री में और जगह है? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज क्यों नहीं, राइट? जीरोधा कल आती है तो जीरोधा क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, कैंप्स पे जरा रिव्यू रखे कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, अगर लेता हूं तो 10-15 साल में क्या भावी हो सकते हैं। लाख लगाओ, क्या मुझे हर साल लाख मिल सकते हैं क्या? लेट अस चेक। कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड का आईपीओ। दोस्तों इश्यू पीरियड है 21 सितंबर से 23 सितंबर का। 10 रुपए की फेस वैल्यू है और प्राइस है 1230 यानी 1230 रुपया। 12 लॉट साइज है यानी करीबन 14,000 जितना हमारा निवेश हुआ। अब देखें दोस्तों कि 14,000 निवेश करने के बाद ये हमें लंबे समय के लिए वेल्थ दे सकता है कि नहीं। हम देखेंगे कैम्स कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, क्या इस इंडस्ट्री को इंडियन इकोनॉमी का फायदा हो सकता है जो ग्रोथ हो रही है, इन कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है, कौन इनके प्रमोटर्स है और आने वाले 10 साल का भावी क्या। दोस्तों कैम्स क्या है? कैम्स भारत का म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है, जिसके पास एएयूएम के बेस पे करीबन 70% मार्केट शेयर है, जो उनके क्लाइंट्स मैनेज करते हैं और सर्विस कैम्स के द्वारा दी जाती है। क्लाइंट्स यानी कौन? दोस्तों क्लाइंट्स यानी म्यूचुअल फंड की वो कंपनीज जैसे टॉप 5 में से 4 कंपनी कैम्स की क्लाइंट है। दोस्तों 15 म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कंपनियों में से टॉप 9 कैम्स के साथ काम करती है। इनके पास टोटल 16 म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स है, जिनके अगर टोटल क्लाइंट बेस मिला है तो करीबन 7 करोड़ अकाउंट्स मैनेज होते हैं। ग्रेट टेरन नामक कंपनी इनके प्रमोटर है, जो कि एफिलेट है वार्बर्ग पिंकस के। साथ ही एनएससी का निवेश है और एचडीएफसी का भी निवेश इस कंपनी में ऑलरेडी है। आईपीओ के द्वारा करीबन 1.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स की ये ऑफर है, जो कि कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल की 37.4% रहेगी। आईपीओ का ऑब्जेक्ट है दोस्तों ऑफर फॉर सेल का, यानी 1.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स सेलिंग शेयर होल्डर के द्वारा ऑफर की जा रही है, जिसमें द ग्रेट टेरन और एनएससी इन्वेस्टमेंट ये अपना जो होल्डिंग है ये देगी, जिससे उन लोगों को फायदा होगा। और इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्ट होने वाली है, लिस्टिंग का बेनिफिट कंपनी को मिले, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, ये एनएससी में लिस्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि एनएससी भी खुद इस कंपनी के अंदर एक मेजर स्टेक होल्डर है। अगर ईगल्स आई व्यू से कंपनी का फाइनेंस देखे तो कंपनी का इक्विटी 49 करोड़ का है। कंपनी पे कोई बोरोइंग नहीं है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की जो आमदनी है वो 2018 में 658 करोड़ थी, जो कि आज 720 करोड़ पहुंच चुकी है। और प्रॉफिट 2018 में 146 करोड़ था, जो कि आज 173 करोड़ है। तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं। इन प्रकार की कंपनियों के अगर रिस्क फैक्टर देखें दोस्तों, तो ये एक आरटीए है, यानी सेबी की इन पे बाज नजर होती है। तो कोई भी नॉन कॉम्प्लियंस का अगर ऑब्जर्वेशन आता है तो ये इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। इसके अलावा कोविड ने भी कुछ हद तक हार्म किया है बिजनेस को। तो इसके अलावा जो मेजर पॉइंट है वो है इनके जो क्लाइंट्स है, वो क्लाइंट्स अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, यानी
ये डिपेंड है अपने एएमसी के ऊपर। अगर एएमसी इसका बिजनेस सफर करता है तो इनके भी बिजनेस पे इफेक्ट आ सकता है। लेकिन चलो, हर बिजनेस के कुछ रिस्क होते हैं। आइए दोस्तों, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज चेक। यस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कंपनी 49 करोड़ की पेड अप इक्विटी कैपिटल है। टोटल रिजर्व में कंपनी के 528 करोड़ रुपीस पड़े हुए हैं। कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटीज बिल्कुल नील है, यानी कि ये डेब्ट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का चेक करें तो जैसा आपके सामने है, 2018 में ये लोग 640 करोड़ का टर्नओवर करते थे, 19 में 694 करोड़ और पिछले साल का करीबन 700 करोड़। हम देख सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट्स अगर इनके देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट 226 करोड़ के 2018 में थे, जो कि पिछले साल 251 करोड़ के हुए। इसे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के करीबन 35% के प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि अच्छे हैं। यस, अगर हम इस साल के क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट देखें तो इस साल कोविड की इफेक्ट है, लेकिन जैसे इकोनॉमी आगे चल रही है, ये जो लॉस है ये भी मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा इनका। इन प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर 35.57 रुपीस है। दोस्तों, आईपीओ की ऑफर प्राइस 1230 गिने तो 35 के पी पे हमें ये ऑफर किया गया है, जो कि महंगा है। लेकिन कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए, मोनोपोली को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म में महंगा है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। इनके अलावा दोस्तों, आइए शेयर होल्डर की बात करें। ग्रेट टेरन, जो कि इनके प्रमोटर शेयर होल्डर है, जिनके पास 43.5% का होल्डिंग है। उनके अलावा एनएससी इन्वेस्टमेंट्स का 37.5% होल्डिंग, एचडीएफसी ग्रुप का भी यहाँ पे करीबन 12% का होल्डिंग है, और उनके अलावा कुछ एफआईआईज का भी होल्डिंग 6% जैसा है। तो यस, हम मानते हैं यहाँ पे कि प्रमोटर के अलावा का जो होल्डिंग है वो तगड़ा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। लेकिन फिर भी किस बेसिस पे हम 35 का पी दे? दोस्तों, ये एक फिनटेक कंपनी है, इसे हम कोई और पीयर ग्रुप से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जानने के लिए कि दूसरी कंपनियों का क्या पी है। लेकिन अगर इनका हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कंपनी की टोटल इक्विटी हमने कुछ समय पहले चेक की थी। कंपनी की टोटल इक्विटी थी 540 करोड़, और ये 540 करोड़ की टोटल इक्विटी पे अगर कंपनी 174 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो ये क्लियर करीबन 32% का रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ, जो कि बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है। इस प्रकार के रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनियां बढ़िया डिविडेंड दे सकती है और बोनस कैंडिडेट होती है। तो दोस्तों, अच्छी इंडस्ट्री, अच्छे फाइनेंशियल्स, अच्छे शेयर होल्डर्स, तगड़ा आरओई, कोई डाउट नहीं है, फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। क्वालिटी हाई है। इस हाई क्वालिटी को अगर हाई ग्रोथ का मिलन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो आइए दोस्तों, चेक करें कि ग्रोथ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रोथ जानने के लिए हम देखेंगे इंडस्ट्री का ओवरव्यू। दोस्तों, इंडस्ट्री ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो जो इम्पैक्ट कोविड-19 ने भारतीय और दुनिया भर की इकोनॉमी को दिया है उसे हम नहीं भूल सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडियन इकोनॉमी को डिसरप्ट किया है। नेशन वाइड लॉकडाउन जो मई तक चले, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स की ओर से लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शन लोगों के मूवमेंट पे आया और कई बिजनेस ऑपरेशंस इसके कारण डिसरप्ट हुए।
डिमांड सप्लाई दोनों पे इसकी भारी इफेक्ट आई। कोई डाउट नहीं, जैसा क्रिसिल ने कहा, एक परफेक्ट स्टॉर्म, यस ये एक परफेक्ट स्टॉर्म ही है। 2021 में हम एक शार्प डिक्लाइन 5% तक का भी देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। हमने ऑलरेडी Q1 के आंकड़े देखे। हम देख सकते हैं आने वाले समय में सर्विस सेक्टर जैसे एजुकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म भी कुछ समय इफेक्टेड रहेंगे, जो कि जॉब्स और इनकम को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बड़े एम्प्लॉयर है। और इसी की वजह से IMF ने इस साल 4.5% का ऑलरेडी फॉल का एस्टिमेट किया हुआ था। दोस्तों ये तो था खबरें की बात, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी अगर हम देखें तो सेकंड हाफ से इंडिया में रिकवरी आ जाएगी। यस, हम मानते हैं कि 10% का एक परमानेंट लॉस हमें GDP पे कोरोना ने दिया है, लेकिन एक वी शेप्ड रिकवरी एक्सपेक्टेड है। 2022 में हम 8.5% का बाउंस GDP में देखेंगे और आने वाले समय में भी अच्छा ग्रोथ इंडिया हासिल करेगा। दोस्तों GDP के साथ ही क्रिसिल का मानना है कि GDP पर कैपिटा भी 10% के CAGR से आने वाले समय में बढ़ेगा। आज का जो 1.5 लाख रुपीस का एवरेज अर्निंग है, ये 2.2 लाख रुपीस की इनकम पे पहुंच जाएगी। दोस्तों जैसी पुरानी कहावत है, हर रात के अंधकार के बाद एक सुनहरी सुबह है। वी शेप्ड रिकवरी GDP में वही सुनहरी सुबह है। 10% CAGR से बढ़त जो GDP पर कैपिटा में हम देखेंगे, यस ये वही बढ़त है। RBI ने जो मेजर्स लिए कोविड-19 के समय, रेपो रेट घटा के सब्सटेंशियली, और RBI ने डेब्ट सर्विसिंग रिड्यूस किया मोराटोरियम को लागू करके, लिक्विडिटी को एनहेंस किया, फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी को सपोर्ट किया, क्रेडिट ग्रोथ को पुश किया, रुपी की वॉलेटिलिटी को एड्रेस किया, रेगुलेटरी में कई चेंजेस किए और स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दी गई NBFC और HFC को। दोस्तों इनके अलावा आत्मनिर्भर का जो पैकेज है, ये सारी चीजें भारत को रखेगा टॉप 3 इकोनॉमी में आने वाले समय में। यस, जैसे हम फिगर देख पा रहे हैं, पास्ट में भी भारत ने अपने आप को रखा था मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी में, और आने वाले समय के एस्टिमेशन भी अगर हम देखें तो भारत मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी रहेगी। क्रिसिल के हिसाब से इसके पीछे का ग्रोथ ड्राइवर है फेवरेबल डेमोग्राफी। दोस्तों 90% भारतीय पॉपुलेशन 60 की एज के नीचे है। 64% पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी 15 to 59 की एज के बीच में है। इसे अगर हम कंपेयर करें US, चाइना या ब्राजील जैसी कोई भी मेजर इकोनॉमी के साथ, तो इंडिया यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी है। फेवरेबल डेमोग्राफी के अलावा अर्बनाइजेशन भी देखे तो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन भी इसे बढ़िया ग्रोथ मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। कुछ की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखे गए, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेजॉरिटी लोगों के बैंक अकाउंट ओपन हो, उसको ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड। इसके अलावा आपने जबरदस्त बूस्ट देखा रिडक्शन इन कैपिटल टैक्स रेट में। जैसा कि हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि भारत अभी भी दुनिया को आउट परफॉर्म करता है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में। अगर हम हाउस होल्ड सेविंग भी देखें तो हाउस होल्ड सेविंग भी 18% भारत की है। बढ़ती हुई इनकम और इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये सेविंग और इंक्रीज होनी चाहिए।
खास करके पैसा जाना चाहिए फाइनेंशियल सेविंग्स में ज्यादा, जो कि 2013 में 48% जाता था, आज 58% है और आने वाले समय में भी ये इम्प्रूव होना चाहिए। फाइनेंशियल लायबिलिटीज में जाना चाहिए क्योंकि लोग और फाइनेंस की ओर बढ़ेंगे, लोन्स की ओर। जैसे इनकम बढ़ती है उनके कॉस्ट बढ़ते हैं फाइनेंस के, राइट। फिजिकल एसेट्स स्टेगनेंट रहना चाहिए। अब वाजिब सी बात है, जैसा पैसा फाइनेंशियल सेविंग में जाएगा म्यूचुअल फंड में भी वो पैसा आना चाहिए। ये 2018 से लेके अब तक के हर क्वार्टर के डेटा आपके सामने हैं। जो आपको डेटा यहाँ बताए गए हैं, ये फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, करेंसी फंड, म्यूचुअल फंड, सबका मिक्स डेटा है। आप देख सकते हो जैसे जैसे फाइनेंशियल सेविंग्स में क्वार्टरली सेविंग बढ़ा है, म्यूचुअल फंड का भी सेविंग रहा है उतना। तो म्यूचुअल फंड में अभी भी 7% टोटल फाइनेंशियल सेविंग का हिस्सा बन चुका है। तो अब कोई कहने की बात नहीं है कि म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ रहा है तो एयूएम भी बढ़ रहा होगा। आपके सामने है कैसे 7.6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री जो म्यूचुअल फंड थी 2010 में, आज 27 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। 13.4% के हाई ग्रोथ से हमने एयूएम को बढ़ते हुए देखा है पिछले दशक में। तो साइकिल पूरी आपके सामने है। जीडीपी बढ़ा, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा, लोगों का सेविंग बढ़ा फाइनेंस में, तो म्यूचुअल फंड में सेविंग बढ़ा। म्यूचुअल फंड में सेविंग बढ़ा तो ये भारत जहां पे सिर्फ 4.3% पेनिट्रेशन था म्यूचुअल फंड में, ये बढ़ते बढ़ते 2020 आते आते 11% इंडिया में पेनिट्रेट हो चुका है। तो 11% यानी क्या क्या बहुत पेनिट्रेट हो चुका है दोस्तों भारत में? बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत है। अगर हम बाकी डेवलप कंट्री से इंडिया को कंपेयर करें तो अभी भी हम बहुत ही लो पेनिट्रेटेड है, ना ही अकेले म्यूचुअल फंड में पर ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन में। चलो दोस्तों, लेकिन बातों पे कौन विश्वास रखता है? यह चार्ट आपके सामने है। भारत 12% पेनिट्रेटेड। कंट्री देखे तो यूएस 120, कनाडा 81, फ्रांस 80, यूके 67, इवन वर्ल्ड जो है वो 67% पेनिट्रेटेड है। तो इंडिया अभी भी बहुत कम है। आने वाले समय में हाई स्कोप है इस इंडस्ट्री को। अब मैं जानता हूं आप कहोगे कि पीयूष भाई इंडिया का जीडीपी भी तो कम है। अरे अगर डायरेक्टली हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो देखें तो आप यूएस का देख सकते हो, वहां पे 75% इक्विटी, 45% डेब्ट, दोनों का मिलाओ तो करीबन 120% का रेशियो है जीडीपी टू म्यूचुअल फंड का। वर्ल्ड का भी एवरेज देखें तो 70% का एवरेज है, जबकि इंडिया में जीडीपी के मुकाबले सिर्फ 11% निवेश होता है म्यूचुअल फंड में। तो सीधी बात है, आने वाले 10-15 साल में हम यही 11% की फिगर को बढ़ता हुआ 50% तक तो देखेंगे ना। हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन दिस इंडस्ट्री। आप कहोगे पीयूष भाई फ्लो बढ़ता जा रहा है, म्यूचुअल फंड में पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो देखो कितने अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर है, सब लोग पैसा लगा ही रहे हैं म्यूचुअल फंड में। ये इनफ्लो का स्टेटमेंट है आपके सामने। 2018 में आप देखो तो हाईएस्ट इनफ्लो था। क्यों? क्योंकि बाजार जबरदस्त तेजी में था। तेजी में कम निवेश करना चाहिए और जब बाजार करेक्शन आए तो ज्यादा और निवेश करता रहना चाहिए। अब ये डेटा देख के तो लगता है सब खाली तेजी में ही आते हैं। 2019 के डेटा देखो तो 18 से आधा इनफ्लो और 20 का देखो तो 19 से आधा इनफ्लो, जबकि इन रियल जब करेक्शन होते हैं बाजार में तब ज्यादा इनफ्लो रहना चाहिए। लेकिन अब ये होता है स्पार्क से, लोगों को बढ़ता हुआ पैसा देख के लोग ज्यादा निवेश करते जाते हैं। चलो इसे तो हम बदल नहीं सकते, पर एक चीज है, इक्विटी में इनफ्लो बढ़िया रहना चाहिए और आने वाले समय में जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करता है। तो आप बोलोगे पीयूष भाई पैसा तो होना चाहिए निवेश करने के लिए। अरे भाई एसआईपी करो, थोड़ा थोड़ा पैसा। देखो ये आपके सामने डेटा है। इंडिया में जून 2016 में करीबन 3000 करोड़ की मंथली एसआईपी होती थी, जो बढ़ते बढ़ते जुलाई 2020 आते आते करीबन 8000 करोड़ की मंथली एसआईपी हो रही है।
अरे पिछले साल इंडिया में 1 लाख करोड़ का खाली एसआईपी हुआ है, सो दैट्स ग्रेट। दोस्तों एसआईपी के अकाउंट पिछले साल हर महीना करीबन 10 लाख नए अकाउंट ऐड हुए हैं। आज दोस्तों इंडिया में करीबन 3 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट बढ़ चुके हैं। टोटल एयूएम देखे जो इंडिया में 2015 में 11 लाख करोड़ के थे, अभी जो 27 लाख करोड़ के हैं, इस साल फ्लैट रहना चाहिए, लेकिन ये ग्रोथ भी 18% सीएजीआर का ग्रोथ है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दोस्तों 2025 आते आते हम 52 लाख करोड़ की इंडस्ट्री देखेंगे म्यूचुअल फंड को। 18% सीएजीआर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो अब अगर एएमसीज के बिजनेस इतने जबरदस्त बढ़ने वाले हैं 18% से, तो एएमसी में भी तो निवेश बनता है, राइट। तो अभी वो तो आपको पता ही है कौन सी एएमसीज बढ़िया है। हमने और कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं कि एएमसी से क्या एस्टिमेट करें, राइट। लेकिन ये एक जानकारी बहुत जरूरी है कि जो टोटल 41 एएमसीज इंडिया में है, उसमें टॉप 5 एएमसीज 59% एयूएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी राजा यहाँ क्लियर राजा है। टॉप 5 पे फोकस करें, क्योंकि यही टॉप 5 है जो आने वाले समय में जो 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है, उसमें मैक्सिमम उनके पास एयूएम होगा। अगर आप नेक्स्ट 5 भी लो तो नेक्स्ट 5 के पास 25% एयूएम है। दोनों को मिला लो, टॉप 5 नेक्स्ट 5, चलो टॉप 10 कंपनीज अगर आप देखते हो तो टॉप 10 कंपनीज यानी 85% एयूएम टॉप 10 में आ गया। तो फिर जब टॉप 10 आपके पास है तो बाकी की 31 को देख के क्या काम है। दोस्तों यही टॉप 10 पे फोकस किया जा सकता है। इन टॉप 10 में दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों की कांटे की टक्कर है, और वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, बाकी सब एमएफ बहुत दूर है। तो इन तीनों को अगर हम देखें तो खाली 3 म्यूचुअल फंड करीबन 40% शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों ना ये 3 पे ही ज्यादा फोकस किया जाए। दोस्तों इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जबरदस्त ग्रोथ किया पिछले 5 सालों में। यहाँ पे आता है टॉप मैनेजमेंट, राइट। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जी हाँ, ये 3 म्यूचुअल फंड एएमसी ऐसी है जहां पे निवेशक अपना निवेश को फोकस कर सकते हैं। यही है टॉप शेयर वाले, और इन्हीं पे हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में मार्केट शेयर तगड़ा बनाए रखे। तो दोस्तों अपना टॉपिक म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार का था, और हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी देख ली लगे। तो क्यों ऐसा, तैयारी रखो, यूटीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ आ रहा है। तब आप कहोगे वापस डेटा लाओ, तो यही डेटा आपको यूटीआई म्यूचुअल फंड में भी काम लगेंगे कि कौन से एएमसी में निवेश करें। एचडीएफसी की यूटीआई अब दूसरी बार वीडियो बनाएंगे क्या? आपको पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं कि यूटीआई म्यूचुअल फंड खराब है, राइट। पर मेरे को वेल्थ के लिए निवेश करना है तो आंसर पता है कहाँ निवेश करें, जिसके मार्जिन अच्छे हैं, जिसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है। अब दोस्तों रजिस्ट्रार की अगर हम बात करें कि कौन सा रजिस्ट्रार कैसा कर रहा है, तो उनके डेटा भी आपके सामने है। दोस्तों रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट में केम्स राजा था, राजा है, उम्मीद है राजा रह सकता है, क्योंकि 2015 में भी इनका मार्केट शेयर 61% था। कंपटीशन टाइट हो तो कम होना चाहिए, बल्कि ये तो 70% पहुंच चुका है, राइट। तो कोई दो राय नहीं है कि केम्स से अच्छी म्यूचुअल फंड की रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट और कोई नहीं है निवेश करने के लिए। अब नई शुरू करने में भी हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं। लेकिन अब और एक प्रश्न, अगर ये लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सर्विस देते हैं तो इनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर क्या है? दोस्तों केम्स को 80% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड एएमसी की जो फीस होती है उसमें से आती है।
अब मेरे ख्याल से ये आइडिया तो बिल्कुल क्लियर होगी कि म्यूचुअल फंड एएमसी के एयूएम बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रार के भी धंधे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फीस एयूएम पे डिपेंड रहती है। तो कोई डाउट नहीं है कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की जो इंडस्ट्री है ये भी तगड़ी बढ़ने वाली है। दोस्तों पिछले 5 सालों में 17% से ये इंडस्ट्री बढ़ी है और आने वाले 5 सालों में 15% की सीएजीआर से उम्मीद रख सकते हैं। अब एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि भाई मैं तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करता हूँ, राइट? जो आप जानते ही हो, पहले रेगुलर प्लान हुआ करते थे जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का भी कॉस्ट लगता था, अब डायरेक्ट प्लान में वो नहीं लगता है। तो मैं तो डायरेक्ट प्लान में अगर निवेश करता हूं तो मैं तो आरटीए को भी कुछ नहीं दूंगा, तो आरटीए का क्या होगा? कैसा है? हरगिज नहीं दोस्तों। डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रेगुलर प्लान में 1.4% मैनेजमेंट फी होती है जो तो देनी है, खाली डिस्ट्रीब्यूटर फी जो 0.6% है वही खाली डायरेक्ट प्लान में निकल जाती है। तो मैनेजमेंट फी और अदर फी जिसमें आरटीए आता है, ये सब तो कोई फीस है जो हर एक प्रकार के प्लान में आपको बेयर करनी ही है। तो आपकी फी में कितनी इंडस्ट्री आ जाती है? एएमसी का भी रेवेन्यू आपकी फी में, आरटीए भी आपकी फी से चलता है। सो फ्रेंड्स, अब मेरे को कोई डाउट नहीं है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यस, बढ़ने वाली है, तो उसमें आरटीए एजेंट का धंधा बढ़ेगा कि नहीं, वो भी बढ़ने ही वाला है। तो 70% मार्केट शेयर जिनके पास है, हमने उनका डेटा देखा जो कि कैम्स है। उसके साथ अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी देख ले तो यहाँ पे कंपैरिजन है कैम्स और कार्वी का। आप सीधा देख सकते हो कि कैम्स करीबन 700 करोड़ का रेवेन्यू ऑपरेशन में से करती है और कार्वी खाली 450 करोड़ का। ग्रोथ भी कैम्स का ही ज्यादा है, तो हम ये मानते कि कार्वी का ग्रोथ ज्यादा होता तो भी वो कैम्स को टक्कर देता नहीं, लेकिन ग्रोथ भी कैम्स का बढ़िया है। इवन मार्जिन में भी ह्यूज डिफरेंस है। कैम्स 24% मार्जिन पे धंधा करता है जबकि कार्वी खाली 1%। हाई रिस्क। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, ह्यूज डिफरेंस, 34% का रिटर्न ऑन इक्विटी। सबसे मेन चीज, नंबर ऑफ क्लाइंट, आपको पता है टॉप 5 ही मेजर धंधा कर रहे हैं। अब टॉप 5 में से 4 तो कैम्स ले गया, रहा खाली एक कार्वी के पास, वो रिलायंस निप्पो। टॉप 10 में भी 6 कैम्स के पास, खाली 3 कार्वी के पास। तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैम्स में निवेश करे कि नहीं करे या कार्वी उससे बेहतर है, राइट? कैम्स ही बेहतर है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। यस, आपके मन में ये विचार आ सकता है कि ये म्यूचुअल फंड पे टोटली डिपेंड है। या दैट्स राइट, उनकी मेजर रेवेन्यू वहीं से आ रही है, पर उनके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे एक है एआईएफ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों एआईएफ भी जैसा आप देख पा रहे हो पिछले 5 साल में 100% से ग्रोथ हुआ है और आने वाले 5 साल भी 30-35% से ग्रोथ हो सकता है। धीमे धीमे एआईएफ से भी रेवेन्यू इनको आएगा। एआईएफ के अलावा इंश्योरेंस भी एक प्रॉमिसिंग सोर्स है जहां पे आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रॉमिसिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में खाली 3% है और नन लाइफ खाली 1% है, जो कि बहुत कम है इवन एशियन कंट्रीज के मुकाबले। तो आने वाले समय में लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस भी और बढ़ना चाहिए और उसमें भी ई पॉलिसीज की तो अभी शुरुआत हुई है, तो हम देखेंगे ई पॉलिसीज के रूप में आने वाले समय में लाइफ और जनरल को, जहां पे रजिस्ट्रार और इसका फायदा उठा सकते हैं। आने वाले समय में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को ई पॉलिसीज के माध्यम से बढ़िया फीस मिलने की उम्मीद है। तो इंडस्ट्रीज भी आप लोगों ने देख ली दोस्तों। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की इंडस्ट्री हाई ग्रोथ रह सकती है आने वाले समय में, और उसमें कैम्स बढ़िया ही कंपनी है दोस्तों। कैम्स के पास जैसा हमने डिस्कस किया 70% मार्केट शेयर है दोस्तों। जी हाँ, कैम्स 19 लाख करोड़ का एयूएम 16 म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स के द्वारा अभी मैनेज कर रही है। यस, यह एक
टेक्नोलॉजी ड्राइवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो अगर पूरे पूरे आईपीओ का हम विश्लेषण करें, सो यस, एक ऐसी कंपनी जो ग्रोइंग कंट्री में है, एक ऐसी कंपनी जो ग्रोइंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, एक ऐसी कंपनी जो मोनोपोली है, एक ऐसी कंपनी जिसके पास पूरा मार्केट शेयर है, एक ऐसी कंपनी जो डेट फ्री है। आपको क्या लगता है, क्या ये आपको सस्ते पीई पे देते? हरगिज नहीं। एक सीधी सी बात है, बहुत लोग कहते हैं कि शेयर महंगा क्यों है। अरे महंगा सस्ता बाद में आता है, पहले उसकी क्वालिटी तो देखी जाए। HDFC AMC आपको महंगे पीई पे देंगे, पर यूटीआई का म्यूचुअल फंड आएगा, वो हो सकता है आपको सस्ते पीई पे दे, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते। दोनों के मार्केट शेयर में हाई डिफरेंस है, दोनों के मार्जिन में डिफरेंस है, राइट। तो खाली सस्ता महंगा मत देखो, देखे कि हाई क्वालिटी कौन है। हाई क्वालिटी कंपनीज महंगी मिल सकती है, इट्स ऑल राइट, क्योंकि उन्होंने ज्यादा एफर्ट्स दिए हैं, राइट। तो अब महंगी का प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा। मेरे हिसाब से आज अगर ये कंपनी 700 करोड़ का टर्नओवर करती है, 150 करोड़ का प्रॉफिट करती है, हम 2030 आते आते इस कंपनी को 700 करोड़ के प्रॉफिट पे देखेंगे। ये कंपनी 35 का ईपीएस है आज इसका, हम 150 का ईपीएस इसका जरूर देखेंगे, और 3000 रुपए का टारगेट मेरे हिसाब से 2030 का रखना चाहिए। अब ये टारगेट बारगेट छोड़ो, कंसिस्टेंट इनकम की उम्मीद रखनी चाहिए ऐसी कंपनीज में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम निवेश करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की उम्मीद रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के आईपीओ के बारे में, कैम्स के आईपीओ के बारे में। 24 सितंबर से एक नई बैच की शुरुआत हो रही है। जो लोग इसी प्रकार से रिसर्च को सीखेंगे, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, करवाना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर टीम। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। दोस्तों जय हिंद।